नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ले ली। इनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया, लेकिन इस दौरान एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसने बीजेपी का सिलेक्टिव परिवारवाद को एक बार फिर उजागर कर दिया। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ शपथ की नहीं है, बल्कि उन वादों की है साहब जिन्हें पूरा करना शायद बिहार के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लास्ट साबित हो सकता है। बिहार पर इतना कर्ज है कि हर बिहारी पर 27,000 रुपए का बोझ पड़ता है, और अगर नीतीश के चुनावी वादे पूरे हुए तो ये बोझ और 40,000 करोड़ बढ़ जाएगा। तो सवाल है कि नीतीश कुमार कैसे निपटेंगे इन चुनौतियों से, और बिहार सरकार की आमदनी कितनी है और खर्च कितना है। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आइए ब्रीफ में जान लेते हैं शपथ ग्रहण समारोह के बारे में। 20 नवंबर को गांधी मैदान में एक बार फिर से इतिहास बन गया। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इस समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक पटना पहुंचे। शपथ लिए मंत्रियों में से रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह और चिराग पासवान की पार्टी से संजय सिंह और दीपक प्रकाश पहली बार मंत्री बनेंगे। यानी नीतीश ने एक्सपीरियंस के साथ फ्रेशर्स को भी अपना साथी बना लिया है। अब इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने बीजेपी के परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई का एक बार फिर से भांडाफोड़ कर दिया है। तो हुआ ये कि जब मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो रहा था, तब अचानक से जीन्स और शर्ट में एक मंत्री जी शपथ लेने पहुंचे। इस घटना ने सबको चौंका दिया। अब आप कहेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है? तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन क्या पहनकर शपथ ले रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो मंत्री साहब भी परिवारवाद का ही पार्ट है। और ये मंत्री साहब हैं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। और मजेदार बात तो ये है साहब कि वो ना ही विधायक है और ना ही एमएलसी, लेकिन उन्हें मंत्री बना दिया गया। और सिर्फ यही नहीं बने, बल्कि एक और मंत्री साहब ने इनका साथ दिया है, और वो है संतोष मांझी, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, और ये भी विधायक चुनाव जीतकर नहीं बने हैं। अब ये सब घटना से तो यही लगता है साहब कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ लड़ने का सिर्फ ढोंग करती है। सच में इसकी भी कोई लड़ाई नहीं है इसके खिलाफ। खैर, अब आते हैं अपने सबसे जरूरी सवाल पर। नीतीश कुमार चुनाव में किए गए अपने महंगे वादों को पूरा आखिर कैसे करेंगे? लेकिन इसका जवाब देने से पहले ये समझना जरूरी है कि बिहार की जेब में अभी है क्या, और वो जेब से बाहर कितना खर्च कर रहा है। अगर हम बिहार के 2024-25 के बजट को देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी है कि कुल खर्च लगभग 3.27 लाख करोड़ रुपए, कुल कमाई सिर्फ 2.44 लाख करोड़ रुपए, यानी 82,000 करोड़ रुपए का साफ घाटा। और जब आमदनी से ज्यादा खर्च हो तो हर कोई उसको पूरा करने के लिए कर्ज लेता है, ये ऑलमोस्ट सबको पता है। सो बिहार सरकार ने भी वही किया। इसने भी इस साल में 63,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब ये जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि जब खर्चा आमदनी से ज्यादा है तो फिस्कल डेफिसिट भी हुआ होगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल हुआ है, और वो इतना ज्यादा था कि किसी भी राज्य के लिए इतना फिस्कल डेफिसिट खतरनाक माना जाता है। दरअसल बिहार का फिस्कल डेफिसिट राज्य की कुल जीडीपी का 9.2% था, लेकिन सरकार इस बार इस गैप को कम करके 3% पर लाने की अनुमान लगा रही है। साथ ही बिहार सरकार ये भी अनुमान लगा रही है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 2.61 लाख करोड़ की कमाई सरकार को होगी, और खर्च 3.27 लाख करोड़ से घटकर 2.94 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। खैर, अब ये तो थी सरकार की बात, जो अनुमान लगा रही है कि कर्ज कम होगा और आमदनी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, अगर कमाई बढ़ भी गई, अगर खर्चा थोड़ा बहुत कम भी हो गया, तो क्या बिहार का कर्ज खत्म हो जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये संख्या। 2024-25 खत्म होने के साथ बिहार सरकार पर कुल लोन था 3.48 लाख करोड़, और यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये बिहार की जीडीपी का 38.9% है। इसका मतलब समझिए कि बिहार अगर 100 रुपए का सामान पैदा करता है तो उसमें से लगभग 40 रुपए पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। यानी बिहार कमाता है 100 और उसकी जेब में बचता है सिर्फ 60। अब सोचिए, जब एक राज्य पर इतना बोझ हो तो साहब वो आगे कैसे बढ़ेगा? बिहार आज पूरे देश में सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों में से 5वें नंबर पर है। अब कर्ज लेना इतनी भी बुरी बात नहीं है, सभी अपनी जरूरत के अनुसार लेते हैं, लेकिन बिहार के साथ दिक्कत ये है कि ये कर्ज नई चीजों को बनाने में नहीं लग रहा है, बल्कि पुराना कर्ज चुकाने और फिक्स खर्च चलाने में ही लग रहा है। लेकिन असली दिक्कत कर्ज में नहीं है। कर्ज तो हर कोई लेता है, कंपनियां भी, देश भी, लोग भी। समस्या ये है कि बिहार में ये कर्ज विकास में नहीं लग रहा है। नई सड़कें, नए उद्योग, नई रिसर्च, नए प्रोजेक्ट्स, इनमें पैसा नहीं जा रहा है। ज्यादातर पैसा जा रहा है पुराना कर्ज चुकाने में और सरकारी मशीनरी का रोज का खर्च चलाने में। यानी एक तरफ कर्ज बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उस कर्ज से बनने वाली नई चीजें कम होती जा रही है, और यही बिहार की असली आर्थिक चुनौती है। लेकिन अब सवाल है कि क्या बिहार अपने कर्ज को खत्म कर सकता है? इसका जवाब छिपा है 2025 से 26 के राज्य बजट में। बजट से साफ है
कि अगले 3 सालों में कर्ज में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। वैसे तो 2027-28 में कई राज्यों के जीडीपी का 34.9% रहेगा, जो कि डेटा में पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा कम जरूर दिखाता है। लेकिन इस बार जितने चुनावी वादे नीतीश कुमार ने किए हैं, अगर उसे पूरा करने लग गए तो कर्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ भविष्य का अनुमान है। असल तस्वीर जाननी है तो ये देखना पड़ेगा कि बिहार अभी हर महीने कितना कर्ज चुका रहा है, और ये पता चलता है यहीं से कि बोझ कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। बजट के हिसाब से बिहार सरकार हर साल 23,014 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में चुकाती है, यानी हर दिन लगभग 63 करोड़ रुपए। पिछले साल ये आंकड़ा 56 करोड़ का था, मतलब सिर्फ एक साल में 12% से ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है। और इसी खर्च से जुड़ा एक और सवाल देखना जरूरी है कि जो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे हुए थे, उसको पूरा करेंगे तब कितना खर्च आएगा। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 1 या 2 नहीं, पूरे 4 बड़े भारी खर्च वाले ऐलान कर दिए थे। पहला, 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को 10,000 रुपए वन टाइम सहायता और उसके ऊपर से 2 लाख रुपए देने का नया वादा। दूसरा, बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100। अति पिछड़ा वर्ग को 10 लाख रुपए का क्रेडिट सपोर्ट। और चौथा, मछली पालकों को 9,000 रुपए सहायता। देखिए, वादों की लिस्ट बहुत लंबी है, और अगर सारे वादे पूरे किए जाते हैं तो इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा के अनुसार सरकार पर 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इनमें से 15,000 करोड़ तो सिर्फ जीविका दीदियों को 1 लाख देने में खर्च हो चुके हैं, और खर्च यहीं खत्म नहीं होता। पेंशन स्कीम्स के 8500 करोड़ और मुफ्त बिजली पर 4,000 करोड़ रुपए और जोड़ दीजिए, और किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाला पैसा भी 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया, तो इसका भी कुल अतिरिक्त बोझ करीब 26,000 करोड़ रुपए होगा। यानी कर्ज कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। अब आते हैं अपने उस सवाल पर जिसे हमने शुरू में पूछा था कि नीतीश कुमार ने जो भारी भरकम वादे किए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे आएंगे कहां से। सीनियर बिजनेस पत्रकार शिशिर सिन्हा के अनुसार बिहार सरकार के पास इन वादों को पूरा करने के ज्यादा से ज्यादा 3 रास्ते हैं। पहला, सरकार कर्ज ले सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत है कि कोई भी राज्य जीडीपी का 3% से ज्यादा कर्ज नहीं ले सकता है, और बिहार पहले से ही इतना कर्ज में डूबा हुआ है, तो इसकी संभावना तो बहुत कम है। दूसरा, विकास पर होने वाला खर्चा कम कर दें, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम हो। तीसरा, ये सरकार का सबसे आसान और सबसे कॉमन तरीका है, यानी चुनाव के समय जो बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती हैं, उनको लागू करने में समय बढ़ा दिया जाएगा, धीरे धीरे किस्तों में या फिर आधी अधूरी स्कीमें, जो कई राज्यों में होता आया है। खैर, शपथ तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाकर ले ली, लेकिन अब देखना यह साहब कि विकास में भी रिकॉर्ड बनाते हैं या फिर ये वादे सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जाते आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।